बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब बबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दुरूद व सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा, होता क्या है, उसकी हमने एवोल्यूशन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसका प्रोसेस पढ़ा, और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ी कि हाउ टू मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमने कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स और कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेशन टेक्निक्स का जिक्र किया। अब पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन को एज अ टूल इस्तेमाल करती हैं। तो किसी भी जगह पे अगर लिटरेचर में, बुक्स में कहीं पे डिस्कस किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशंस को इकट्ठा ही डिस्कस किया जाता है कि यहाँ पे नेगोशिएशन या बार्गेनिंग, इट इज़ अ टूल टू रिज़ॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स। किसी भी लेवल की हो, चाहे मिनिमम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हमने नाम दिया था कि वर्बल है, माइनर डिसएग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो मॉडरेट लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हमने नाम दिया था थ्रेट्स हैं, चाहे वो एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, हाई इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें तोड़ फोड़, रायट्स, स्ट्राइक, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो सब के सब को रिज़ॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल्स। तो आज हम नेगोशिएशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि नेगोशिएशन या बार्गेनिंग, ये दोनों के दोनों टर्म्स हम ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इस तरह का प्रोसेस जो आप क्लास में भी करते हो कि टीचर क्लास में आए हैं और हमने सोचा है कि आज सर को ज़्यादा पढ़ाने नहीं देना, तो हम उनके साथ इस तरह का एक प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कि सर आपने इतना सारा टॉपिक वाइट बोर्ड पे लिख दिया, हम ये सारा आज नहीं पढ़ेंगे। आगे से सर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि सारा नहीं पढ़ते, लेकिन 5 हेडिंग्स में से 3 आज पढ़ लेते हैं, 2 कल पढ़ लेंगे। हम आगे से काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं और इस तरह की जो हमारी आर्गूमेंटेशन चल रही है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। और इसका मकसद क्या है कि हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर आना चाह रहे हैं। ये जो मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, या एक मिसाल इस तरह की कि आप अगर मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए जाते हो, कपड़ा ख़रीदने के लिए गए हो, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए गए हो, तो आप दुकान पे जाके दुकानदार से प्राइस के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स करते हो, लेन देन के ऊपर जो बहस मुबासा करते हो, वो हमारे पास नेगोशिएशन या बार्गेनिंग कहलाता है। हम इसको फॉर्मली डिफ़ाइन करते हैं। आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेगोशिएशन इज़ द प्रोसेस इन विच 2 और मोर पार्टीज एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज एंड अटेम्प्ट टू अग्री द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो लिखा है ना, अटेम्प्ट टू अग्री द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी अटेम्प्ट्स नेगोशिएशन कहलाएंगी। हर वो प्रोसेस जो तब स्टार्ट होता है जब 2 पार्टीज़ आपस में कुछ गुड्स सर्विसेज को एक्सचेंज करें और कोशिश करें कि वो टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर एग्री कर लें। नीचे इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जो थीम लिखी हुई है इसकी, कि नेगोशिएशन इज़ द प्रोसेस दैट अकर्स। कब अकर होता है? व्हेन 2 और मोर पार्टीज़, 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग मिलजुल के डिसाइड अबाउट द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हमें पता है कि रिसोर्सेज हमेशा कमियाब होते हैं, सबको सारा कुछ नहीं मिल सकता। तो स्कार्स रिसोर्सेज की एलोकेशन के ऊपर बाय आर्ग्यूइंग एंड अग्रीइंग अपॉन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं। क्यों? ताकि उनका अग्रीमेंट हो जाए, ताकि उनका किसी एक बात पे इत्तेफाक राय हो जाए, ताकि टर्म्स ऑफ एक्सचेंज को डिफ़ाइन कर लें। ये प्रोसेस कहलाएगा नेगोशिएशन। इसको इलेबोरेट करने के लिए बहुत सारे नेगोशिएशन के कॉन्सेप्ट हमारे इससे क्लियर हो जाएंगे। नीचे मैंने एक छोटा सा स्केच ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। इस स्केच में अगर आप लोग देखोगे, 2 पार्टीज़ हैं हमारे पास, पार्टी ए, पार्टी बी। उन दोनों पार्टीज़ में हम एक मिसाल ले लेते हैं कि पार्टी ए ने एक चीज़ बेचनी है, तो उसने सोचा हुआ है कि मैंने 1000 की ऑफ़र देनी है और मिनिमम 800 तक मैंने चीज़ बेचनी है, इससे कम नहीं देनी। ये जो 1000 उसने प्राइस कोट करनी है ना, इट इज़ कॉल्ड टारगेट पॉइंट। पार्टी ए की कोशिश होती है कि मैं दूसरी पार्टी को टारगेट पॉइंट की तरफ ले आऊँ, ना ला सका तो कम से कम 800 में चीज़ बेच दूँ। 800 उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस निकलेंगे थे इसमें से।
पार्टी ए का टारगेट पॉइंट है 1000 की चीज़ बेचनी है। अगर डिस्कशन हुई, नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रेजिस्ट करना है 800, इससे कम पे नहीं देनी। दूसरी तरफ जो पार्टी बी है उसने 1000 की प्राइस सोच के सुन के अपने पास सोचा है कि मैंने 700 की ऑफ़र करानी है और मैक्सिमम 850 तक जाना है, इससे ऊपर मैंने ये चीज़ नहीं ख़रीदनी। ये जो 700 है ना, ये पार्टी बी का टारगेट पॉइंट है, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है। और वो जो 850 है वो पार्टी बी का रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ पे इस एग्जांपल में पार्टी बी की कोशिश होनी है कि मैं ले आऊँ जितना ला सकता हूँ 700 की तरफ, पार्टी ए की कोशिश होनी है मैं ले आऊँ जितना ले जा सकता हूँ 1000 की तरफ। लेकिन जो उन्होंने अपने पास रेजिस्टेंस पॉइंट्स रखे हुए हैं ना, वो सेटलमेंट रेंज को डिफ़ाइन करते हैं कि पार्टी ए 800 तक आ सकती है, पार्टी बी 850 तक जा सकती है। ये जो 50 रुपये हैं ये कहलाती है सेटलमेंट रेंज। अब दोनों पार्टीज़ की कोशिश होगी कि हम इस सेटलमेंट रेंज के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करके, डिस्कशन करके एक दूसरे को ले आएँ। पार्टी ए की कोशिश 1000 की तरफ है, पार्टी बी की कोशिश 700 की तरफ है, लेकिन दोनों का अग्रीमेंट हो जाएगा 800 से 850 के दरमियान। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की नेगोशिएशन पावर डिपेंड करता है कि वो दूसरे को खींच के कहाँ तक ले आए। ये हमारे पास एक नेगोशिएशन का रफ सा आइडिया। अब यहाँ पे नेगोशिएट करते हुए, बार्गेन करते हुए दो स्पेसिफिक कंडीशंस हमारे सामने हो सकती हैं, जिसके लिहाज से हम नेगोशिएशन की टाइप्स आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेगोशिएशन की जो हम लोग टाइप्स आइडेंटिफाई करते हैं, ये टाइप उसके रिसोर्स की अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो एक केक है और उस केक को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर केक का एक टुकड़ा काटेंगे तो जितना एक को मिलेगा दूसरा उतना लूज़ कर जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि दोनों पूरा केक खा लें। केक है, उस केक की अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में जब केक को काटेंगे तो एक को जितना हिस्सा मिलेगा दूसरा उतना लूज़ कर जाएगा। ये कहलाता है विन लूज़ सिचुएशन। जबकि दूसरी तरफ यहाँ क्लास में जब हम बार्गेनिंग कर रहे हैं ना लेक्चर के लिए, तो हम दोनों पार्टीज़ कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गेन करेंगे। ये कुछ ना कुछ छोड़ना, कुछ ना कुछ गेन करना इज़ कॉल्ड विन विन सिचुएशन। ये विन लूज़ सिचुएशन और विन विन सिचुएशन के लिहाज से नेगोशिएशन की दो टाइप्स बनती हैं। एक उसकी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, जिसको फिक्स्ड पाई अप्रोच भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको केक की एग्जांपल दी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग या फिक्स्ड पाई अप्रोच कहलाती है कि हमारे पास एक फिक्स्ड पाई है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है। वो अमाउंट ऑफ रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विन विन सिचुएशन में नहीं हो सकती, विन लूज़ पे ही हो सकती है कि एक पार्टी को जितना मिलेगा दूसरी पार्टी उतना लूज़ करती जाएगी। जबकि दूसरी तरफ विन विन अप्रोच या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन है। जितनी बिजनेस नेगोशिएशंस हैं दे आर यूजुअली इंटीग्रेटिव नेगोशिएशंस। वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के दरमियान इतना मार्जिन होता है कि वो टारगेट पॉइंट और रेजिस्टेंस पॉइंट सेट करें और उसके बाद सेटलमेंट रेंज को जहन में रखते हुए एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करें या डिस्कस करें। तो इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कहते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग अ फिक्स्ड पाई कंसीडरिंग दैट देयर इज़ ओनली विन लूज़ सिचुएशन, कि एक पार्टी को जितना मिलता जाएगा दूसरी पार्टी उतना लूज़ करती जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है, जिसको हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीकिंग मल्टीपल सेटलमेंट्स टू क्रिएट अ विन विन सोल्यूशन फॉर बोथ द पार्टीज़। और मैंने आपको इसकी मिसाल दे दी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ केक इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, फिक्स्ड पाई अप्रोच, और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जो हमारी क्लास में डिस्कशन है लेक्चर पे कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितना नेक्स्ट क्लास में लेके जाना है, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। यहाँ पे आके एक जनरल सा प्रोसेस है जिसको हम नेगोशिएशन प्रोसेस कहते हैं, जिसको जहन में रखते हुए पूरी दुनिया में जितने मैनेजर्स हैं वो नेगोशिएट करते हैं। उस नेगोशिएशन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। पहले एक सादा सी मिसाल, अगर हम किसी दुकान में कपड़ा ख़रीदने के लिए जाना चाह रहे हैं ना, तो पहले हम इस तरह की चीज़ें सोचते हैं कि किस जगह जाना है, किसको साथ लेके जाना है और कितनी हमारे पास जेब में अमाउंट है। अपनी जेब के हिसाब से हम मार्केट डिसाइड करते हैं कि चलो यार अनारकली मार्केट से चीज़ें ख़रीदते हैं जाके, कपड़ा शर्ट का कपड़ा ख़रीदना है।
फिर हम ये सोचते हैं कि यार टारगेट पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट कितना रखना है, किस रेंज में शर्ट ख़रीदनी है। फिर जब दुकानदार के पास जाते हैं तो वहाँ जाके ना दुकानदार हमारे सामने अपना एक टारगेट पॉइंट रखता है, हम अपना टारगेट पॉइंट उसके सामने रख देते हैं। फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि इतनी प्राइस हम क्यों देना चाह रहे हैं, दुकानदार अपनी जस्टिफिकेशन देता है। और उसके बाद अगर हमें सूट करता है ना तो एक सेटलमेंट रेंज अगर हमें मिल जाती है तो उस सेटलमेंट रेंज के लिहाज से हम प्राइस कोट करते हैं, दोनों को मंजूर होती है तो पैसे उसको देते हैं, शर्ट लेते हैं, आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग द बार्गेनिंग, क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन। यही प्रोसेस को सिस्टमेटिकली जब ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं तो उसको नाम दे देती हैं नेगोशिएशन प्रोसेस का। अब नेगोशिएशन प्रोसेस में भी सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 आपके सामने लिखा हुआ है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। हम सबको पता है कि प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करना, क्या करना है और कैसे करना है। अब यही डिसीजन मेकिंग अगर हम नेगोशिएशन के बारे में कर रहे हैं, नेगोशिएशन के बारे में कर रहे हैं कि पहले हम उसका बैकग्राउंड पूछेंगे और साथ कुछ डिटेल्स फाइनल करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, तो इट वुड बी कॉल्ड एज स्टेप 1 ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस विच इज़ प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। इसमें अब ये है क्या, स्टेप 1 प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट नेगोशिएशन डिटेल्स अलॉन्ग विद इट्स बैकग्राउंड्स। अब ये उसकी डिटेल्स अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड का मतलब क्या है, हम स्टेप 1 में इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि नेचर क्या है कॉन्फ्लिक्ट की, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कौन कौन है, इस कॉन्फ्लिक्ट में परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट कितना है और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट कितना है। हम ये पढ़ चुके हैं कि परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कि दोनों पार्टीज इसको कैसे परसीव करती हैं कि वेदर इट इज़ अ नेगेटिव कंडीशन और नॉट। और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि वो इंटेंसिटी बताएगा कि लो लेवल है, मॉडरेट लेवल है या हाई लेवल है, दोनों पार्टीज आपस में कितना एक दूसरे के सामने सामने खड़ी हुई हैं दुश्मनी में कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से। इस बार्गेनिंग का मकसद क्या होगा, किन गोल्स को हम सेट करना चाह रहे हैं और हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, किस स्ट्रेटजी या प्लान ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू अचीव करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, BATNA, बांटना, BATNA कैपिटल में बांटना। यहाँ पे मैनेजर्स डिसाइड करते हैं स्टेप 1 में बांटना क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। कि वो अपने जहन में एक पॉइंट बना के रखते हैं कि अगर यहाँ से ये शर्ट ना मिली तो किस जगह से कौन सी शर्ट ख़रीदेंगे, जिसको हमने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग या प्लान बी का नाम दिया था। यानी कि स्टेप 1 प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में हम प्लान भी करते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स भी बना के रखते हैं, अपने जहन में प्लान बी भी रखते हैं ताकि अगर नाकामी हो तो हमारे पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस मौजूद हों। ये तो हो गया स्टेप 1 प्लानिंग। स्टेप 2 जो हमारे पास लिखा है, डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स। इट इज़ सिमिलर टू द ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम चीज़ों को अरेंज कर देते हैं, तरतीब से लगा देते हैं। नेगोशिएशन का जो स्टेप 2 है, डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द रियलिटीज़ रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द नेगोशिएशन। कैसे कि हम इसमें इन सवालों के जवाब देते हैं स्टेप 2 में, कौन करेगा नेगोशिएट। जैसे अगर अपनी नेगोशिएशन पावर अच्छी ना हो तो हम कोशिश करते हैं किसी दोस्त को साथ ले जाएं जो लेन देन अच्छा कर लेता है, दुकानदारों से बात कर लेता है। इस तरह कहाँ होनी है, उसके लिए क्या क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास होंगे तो हमारे लिए अपने पॉइंट को फॉलो करना आसान हो जाएगा, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, टारगेट पॉइंट क्या देना है, रेजिस्टेंस पॉइंट क्या रखना है, हम टारगेट पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनिशियल प्रपोजल कितना रखना है, ये सारी चीज़ें। जैसे अभी ऊपर वाली मिसाल में जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि दुकानदार ने कहा 1000 की दूंगा शर्ट, उसने नहीं बताया कि वो 800 तक आएगा। हमने फ़ौरन से टारगेट पॉइंट अपना टारगेट पॉइंट उसके सामने रखा कि नहीं हम 700 की ख़रीदेंगे, बताया हमने भी नहीं है कि हम 850 तक ख़रीद लेंगे। ये वाला पॉइंट उसके सामने रख देना और साथ इस तरह की रियलिटी जहन में रखना कि 850 तक हम जा सकते हैं। ये सारा कुछ है डिफाइनिंग द ग्राउंड रूल्स। तीसरा स्टेप 3, अब आता है स्टेप 3। अब जब दुकानदार ने कहा है ना कि 1000 की शर्ट दूंगा, मैंने उसको कहा है कि हमने उससे कहा है कि 700 की शर्ट लेंगे हम। अब हम लोग क्लैरिफिकेशंस और जस्टिफिकेशंस पे आ जाते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं अपने टारगेट पॉइंट्स को, अब हम उसको जस्टिफाई करते हैं, अब हम एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हैं कि ये पॉइंट हमने क्यों रखे। जैसे दुकानदार कहता है 1000 की शर्ट, अब देखें ना कितनी महंगाई हो गई है,
दुकान का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल इतना सारा आ जाता है, सर इतना तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है जितना आप कह रहे हैं। ये वो जस्टिफिकेशंस दे रहा है। हम अपनी तरफ से उसको जस्टिफिकेशन देना शुरू करते हैं कि यार फ़लाँ शॉप पे तो हमने इतने की देखी थी यार, ये देखो आपके कपड़े की क्वालिटी भी देख लो यार, सारा प्रॉफिट हमसे ही थोड़ी लेना है, आपने बाकी कस्टमर से भी तो लेना होता है। हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस एंड जस्टिफिकेशंस। सो इट इज़ ये जो स्टेप 3 है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग, जस्टिफाइंग एंड क्लैरिफाइंग द ऑफर्स एंड द ओरिजिनल डिमांड्स मेड बाय बोथ द पार्टीज़, कि जो उन्होंने टारगेट पॉइंट दिए हैं वो उन टारगेट्स पॉइंट्स को जस्टिफाई करते हैं। अब आ जाता है स्टेप 4। ये जो चौथा स्टेप है ना, ये है उस बार्गेनिंग की असल में क्या कहते हैं उसको, मिख है। ये असल में उसकी जो थीम है, सारा जोर इसी पे वो है, बार्गेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे ये जो स्टेप 4 है, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल गिव एंड टेक बिटवीन बोथ द पार्टीज़ अलॉन्ग विद आर्ग्यूमेंट्स अराउंड द सेटलमेंट रेंज। फिर से सुनो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल गिव एंड टेक along with the arguments based on the settlement range for both the parties। ये जो अभी ऊपर वाली मिसाल में हमने जहन में रखा हुआ है 850 का, उसने जहन में रखा है 800 तक दे दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। इस सेटलमेंट रेंज को जहन में रखते हुए जो आपस में गिव एंड टेक करेंगे हम लोग, वो कहलाएगा बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पे अग्री हो जाते हैं कि यार चलो ऐसे है कि हम 700 नहीं तो 800 कर लो, चलो 820 रुपये तक फ़ाइनल कर लो, इससे ज़्यादा नहीं हम देंगे। वो कहता है ठीक है यार 800 तक मैंने सोचा हुआ था, 820 दे रहे हैं, ले लेता हूँ। 820 पे शर्ट की प्राइस फ़ाइनल हो जाती है। ये 820 पे प्राइस फ़ाइनल करना, पैसे उसके सामने रखना, चीज़ उठाना, हाथ मिलाना, आ जाना, इट इज़ कॉल्ड क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये तो एक आम मिसाल है ना क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन की। जब ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह का क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, तो जितनी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, जितनी ऑफ़र काउंटर ऑफ़र हुई हैं, उसमें जितनी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हुई है, वो सारी की सारी लिखी जाती हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेप 5 है ना, क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं ऐसे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली क्लोजिंग द डिस्कशन, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। मसलन लेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था प्राइस सेटलमेंट पे कि हमें वेजेस इतने नहीं ज़्यादा चाहिए, हम इतने वेजेस देने के भी फ़िलहाल काबिल नहीं थे, प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं जा रहा। उनके साथ पूरी नेगोशिएशन प्रोसेस किया, आर्ग्यूमेंट्स किए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किए, उसके बाद अग्री हुए कि हम हर 3 महीने बाद उनकी लेबर ज़्यादा करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में कि अगर वो प्रोडक्शन में ये क्वालिटी देंगे तो। अब इस बात को बाकायदा अग्रीमेंट की फॉर्म में लिखना, उसके ऊपर दोनों पार्टीज़ के साइन करवाना और किसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको अपने पास सेव रखना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो तो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को दिखा सकें कि देखो ये अग्री किया था हम लोगों ने, ताकि फ्यूचर में वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये कहलाएगा क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब चाहे हमने जर्मनी से मशीन ख़रीदनी है, 4 करोड़ की मशीन है, हम अपने जहन में एक प्राइस रखते हैं, उस कंपनी से प्राइस के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो हमें सर्विस देते हैं, सेल आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, वो इंस्टॉलेशन के चार्जेस वगैरह करते हैं। सारा करने के बाद जब हम बाकायदा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को अपने पास लिख लेते हैं, तो ये कहलाएगा क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये जनरली एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। क्यों? ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप में से किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।